क्या होगा कि अगर आप अपनी कंडीशनिंग से मुक्त हो जाएं? What happens when you are free from the content of the consciousness and the conditioning? So today's topic, आज का जो विषय है, अगर आप कंडीशनिंग के बारे में नहीं जानते हैं तो शायद आपको पता चलेगा। आप लोग बहुत ही बुरी तरीके से कंडीशनड हैं। आप लोग को पता भी नहीं है कि आप सुबह से लेकर शाम तक जो भी आपके डिज़ायर हैं, चाहे वो खाने का हो, चाहे वो कुछ खरीदने का हो, चाहे पढ़ाई करने का हो, चाहे कुछ बनने का हो, वो डिज़ायर आपका खुद का डिज़ायर नहीं है, वो आपके अंदर से करवाया जा रहा है। तो फ्री विल जो है वो है नहीं आपके अंदर। और कैसे मैं इसको कहूँ, लेकिन आप सभी 1947 में आज़ाद तो हो गए हैं, बट आज भी आप मान्यताओं के ग़ुलाम हैं, आज भी आप सोसाइटी के ग़ुलाम हैं। आपसे बड़ा महामूर्ख कोई नहीं है। आप ऐसे एक्ट करते हैं जैसे मैं डिसीजन ले रहा हूँ। आप डिसीजन ले नहीं रहे हैं, आपके अंदर से डिसीजन करवाया जा रहा है। आपको यही नहीं पता कि आप डिसीजन नहीं लेते। मैं सब ले रहा हूँ, मैं वहाँ जा रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, मेरा डिसीजन है। कुछ नहीं डिसीजन है आपका, ज़ीरो, एब्सोल्यूट ज़ीरो। सारे डिसीजंस आपसे सोसाइटी करवाती है, आपकी कंडीशनिंग करवाती है। और इसी वजह से आपकी ज़िंदगी जो है वो इतनी बुरी तरीके से चौपट हो गई है, इतनी बुरी तरीके से दूभर हो गई है कि अब इससे 99.9% लोग तो निकलना ही नहीं चाहते। 0.1% निकलना चाहते हैं, तो उनके लिए ये पॉडकास्ट है। एक्चुअली देखा जाए तो मेरे जैसे लोग, आपके जैसे लोग आपको आसपास मिलेंगे ही नहीं। बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ रेयर कोई होगी। तो यूट्यूब का शुक्र बनाइए कि हम लोग आपस में कनेक्ट कर पाते हैं। ऐसे लोग जो फ्रीडम को सुपीरियॉरिटी देते हैं, वो ये समझते हैं कि फ्रीडम कार खरीदना नहीं है, फ्रीडम गाड़ी चलाना नहीं है, फ्रीडम कुछ बनना नहीं है। उनको लगता है फ्रीडम का मतलब है कि सेक्स करो। उनको यही नहीं पता है कि दुनिया की किसी भी चीज़ को अगर भोगा जाएगा, किसी भी आइडेंटिटी को पकड़ा जाएगा, IAS, IPS, प्रोफेशनल सिंगर, प्रोफेशनल बिजनेसमैन, हिंदू, मुसलमान, पति, पत्नी, कोई भी आइडेंटिटी हो, बेटा, भाई, सब बंधन क्रिएट करती। आपको यही नहीं पता। आपसे बड़ा महामूर्ख कोई नहीं है, आपसे बड़ा इडियोटिक इंसान कोई नहीं है। बेवकूफ़ों की तरह एक्टिंग करते चले जा रहे हो और ऐसे ही 70-80 साल निकाल देते हो और अपने आप को बहुत महत्व देते हो, अपनी चीज़ों को बहुत महत्व, अपने डिज़ायर को महत्व देते हो। ये डिज़ायर पूरा नहीं हुआ तो ज़िंदगी चौपट हो जाएगी। ये फलानी चीज़ नहीं हुई जो मुझे चाहता हूँ, ज़िंदगी चौपट हो जाएगी। ये लड़की नहीं मिली तो ज़िंदगी चौपट हो जाएगी। बस इसी में तुम्हारा घूमता रहता है पूरे टाइम। और ऐसे 70-80 साल की ज़िंदगी के लिए आधे ज़्यादा लोग कैंसर हो जाता है बीच में ही। मैक्सिमम लोग हार्ट अटैक से मर जाते हैं, 70-80 तक जीते भी नहीं है। सबसे पहले तो हमें यह समझना है कि आप सब एक जेल में कैद हैं और वो जेल है सोसाइटल कंडीशनिंग की जेल, सोसाइटी की मान्यताओं की जेल। आपका कोई भी डिज़ायर अगर हम उठा के देखें, एक भी डिज़ायर आप डिसीजन नहीं ले रहे हो कि मुझे IAS बनना है। आपके अंदर से लिया जा रहा है, करवाया जा रहा है आपके अंदर से। कोई भी डिज़ायर अगर आप उठा के देखेंगे तो सबसे पहले तो समझते हैं कि ये सोसाइटी कंडीशनिंग माइंड पे कैसे काम करती है। देखिए, एक है हमारी मेमोरी। मेमोरी से थॉट निकलते हैं। थॉट जो सोचता है, जो थिंकिंग प्रोसेस, उससे इमोशनल वेव्स निकलती, यानी इमोशंस निकलते। थॉट से इमोशंस निकलते और इमोशनली हम डिसीजन लेते हैं। 90% डिसीजन हमारे इमोशनली हैं। हमें पता है जिम जाना चाहिए लेकिन हम सो जाएंगे, इमोशनल डिसीजन। हमें पता है आज पढ़ाई करनी है लेकिन हम टीवी देखते रहेंगे, इमोशनल डिसीजन। हमें पता है कि हमें कार लेनी है इस बजट में लेकिन हम 10 लाख महंगी कार लेंगे, इमोशनल डिसीजन। हमें पता है कि हमारी EMI कट जाएगी, हमारा बैंक का बैलेंस कट जाएगा लेकिन हम फिर भी एक घर ले लेंगे, इमोशनल डिसीजन। तो इसके रूट में बसी हुई है कंडीशनिंग, मेमोरी। हम जब भी कुछ देखते हैं
तो हम रियलिटी नहीं देख रहे होते, हम अपना पास्ट, अपना भूत देख रहे होते, अपना वर्तमान नहीं देख रहे होते, अपना भूत देख रहे होते, भूतकाल देख रहे होते। और ये चीज़ अगर आप देख ले तो दैट वेरी देखना, दैट वेरी परसेप्शन, दैट वेरी ऑब्जर्वेशन इज मोक्ष। उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो मेरे जैसे घोंचू लोग का क्या काम है, ओशो जैसे लोग का क्या काम है, मेरे जैसे लोग का काम है पॉइंटर्स क्रिएट करना, कहाँ देखना है। और तुमने अगर मेरा सुनने के बाद भी नहीं देखा तो जैसे जी रहे हो जीते रहोगे। तुम्हारी पत्नी जो प्रेशर क्रिएट करती है तुम्हारे ऊपर कि ये ले लो, वो ले लो, ये ले लो, वो ले लो, तुम्हारे घर वाले जो प्रेशर क्रिएट करते हैं ये ले लो, यही करते रहोगे तुम। तुम्हारी जिंदगी दूभर हो चुकी है, झंड हो गई जिंदगी तुम्हारी, एकदम घटिया और बकवास जिंदगी जीते हो। सुबह उठते हो वही करते हो जो सोसाइटी चाहती है और कह रहे हो मैं कर रहा हूं। अरे तू कैसे कर रहा भाई, तू कैसे कर रहा है? बेवकूफ है क्या? तू नौकरी कर रहा है क्योंकि सोसाइटी में हर कोई नौकरी कर रहा है। तेरा पिछवाड़ा फटा हुआ है, तुझे बिजनेस करना है, तू बिजनेस कर नहीं पा रहा है। क्यों? क्योंकि आपको पता है यूट्यूब है, आजकल तो इन्फॉर्मेशन एज है, 25 साल हो गए इंटरनेट को आए हुए। सबको पता है बुक्स पढ़नी चाहिए, सबको पता है बिजनेस करने से सफलता मिलती है, सबको पता है, लेकिन नहीं करते। उसका रीज़न क्या है? सब वही कर रहे हैं, हर्ट्स मेंटालिटी। तो माइंड कहता है अगर सब वही कर रहे हैं तो भाई सही ही होगा ना। और इतना रिस्क ले क्यों? जैसे कि बहन क्या बताओ, गाली निकलवाओगे। जैसे कि शादी करने में रिस्क नहीं है, जैसे कि गाड़ी लोगे तो रिस्क नहीं है, वहां रिस्क नहीं देखेंगे। आज तुम 10 लाख की गाड़ी लेके आ रहे हो, कल EMI दे पाओगे नहीं दे पाओगे, इसका कितनी % गारंटी है? वहां नहीं देखेंगे रिस्क। आज सड़क पे निकल रहे हो, एक्सीडेंट होगा नहीं होगा, कितनी % गारंटी है? वहां नहीं देखेंगे रिस्क। पंखा चेंज कर रहे हो, इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा नहीं, वहां रिस्क नहीं देखेंगे। तो सर्टेनिटी हमें लगता है जो सब कर रहे हो उसमें सर्टेनिटी, अरे सर्टेनिटी पहली बात तो है ही नहीं इस दुनिया में। आप कुछ भी करोगे उसमें आपको 100% नहीं मिल सकता सर्टेनिटी की ये होगा, चाहे आप कितना तर्क लगा लो, कितनी नॉलेज ले लो, कितने एफर्ट्स ले लो। अनलेस एंड अनटिल आप उसको करोगे नहीं, आपको समझ में नहीं आएगा कि ये होगा कि नहीं होगा। अब कंडीशनिंग कैसे काम करती है? कंडीशनिंग के 2 फैक्टर्स हैं जो मेनली काम करते हैं। सबसे पहला फैक्टर है इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन जो बाहर से आ रही है, अंदर से हम कुछ सोच नहीं सकते। जो बाहर से आते हैं उसको हम मिक्स एंड मैच करके, परम्यूटेट एंड कंबाइन करके एक थॉट बनाते हैं, वो भी वही इंफॉर्मेशन का थॉट बनाते हैं। तो बाहर से जो इंफॉर्मेशन आ रही है वो लिमिटेड है। तो लिमिटेड इंफॉर्मेशन, लिमिटेड थॉट्स, लिमिटेड एक्शन, लिमिटेड एक्शन। लिमिटेड इंफॉर्मेशन आ रही है कि भाई जॉब में सिक्योरिटी है, ये लिमिटेड इंफॉर्मेशन है। क्या ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन है? नहीं। हम किसी भी चीज़ को ना कभी ऑब्जर्व करते हैं, ना भी किसी भी चीज़ को हम क्वेश्चन करते हैं। ऑब्जर्वेशन की तो हमें महत्वता ही नहीं पता है। ऑब्जर्वेशन इज मोक्ष चाचा। उपनिषद में जो पढ़ेगा, जब तक तू उसको अलग अलग संदर्भों में ऑब्जर्व नहीं कर सकता है, तब तक तुझे उपनिषद रटेंगे, उपनिषद समझ आ जाएंगे, उपनिषद दिखेंगे नहीं। लोग संदीप महेश्वरी के सेशन से आते हैं, कहते हैं हाँ समझ में आ गया। कृष्णमूर्ति के सेशन से आते समझ में आ गया, समझ, हाँ भाई समझ में आया, हाँ समझ में। अरे मैथ्स की क्लास चल रही है क्या बहनचो? मैथ्स की क्लास चल रही है क्या? समझ आया? समझ आने से क्या होता है? समझ आने से कुछ हुआ है आज तक तुम्हें? आज तक इतनी चीजें तुमने समझी, कुछ बदलाव हुए? कोई बदलाव नहीं हुआ। जब तक वो समझ को अप्लाई ना किया जाए, ऑब्जर्व ना किया जाए। अप्लाई मतलब क्या? आप अप्लाई क्या करोगे? क्या कोई एग्जाम है क्या यहाँ स्पिरिचुअलिटी में? या कहीं तुम्हें बाइक टेस्टिंग देनी है, ड्राइविंग टेस्ट देना है, अप्लाई करेंगे। अप्लाई क्या करोगे? अप्लाई मतलब ऑब्जर्वेशन है। तो जो मैं कह रहा हूं उसको ऑब्जर्व करो। आज़ाद होना है। तुम्हारा बाप सुबह से लेकर शाम तक झूठ बोल रहा है, तुम्हारी माँ सुबह से लेकर शाम तक झूठ बोल रही है। ये सब सोसाइटी के प्रोडक्ट्स हैं, इनकी अपनी कोई फ्री विल नहीं है।
ये सब एक मैकेनिकल और रोबोटिक जिंदगी जी रहे हैं। एक रिस्पांस, स्टिमुलस डाला गया, रिस्पांस आया, स्टिमुलस डाला गया, रिस्पांस आया। वही स्टिमुलस डालोगे तो वही रिस्पांस आएगा। ये कंडीशनिंग है। अगर स्टिमुलस डाला गया और रिस्पांस कुछ और आया या रिस्पांस आया ही नहीं तो ये फ्री विल है। अरे तुमको किसने बोला? कौन साला बोल रहा है कि तुम कंप्लीट नहीं हो? पहली बात तो तुमको बचपन से भरा गया है कि तुम कंप्लीट नहीं हो, तुम चूतिए हो, तुम मूर्ख हो, तुम सड़क चाप हो। ये इंफॉर्मेशन झूठी है। एक उदाहरण ले रहा हूं, सिर्फ एक चीज का लेके चल रहा हूं अभी। अब इसको तुमने सच मान लिया, अब तुम चले गए कुछ बनने जो कि तुम जिंदगी में घंटा नहीं बन सकते कभी कुछ। जो बनेगा वो शरीर है, बस मान रखा है। अब बन गए, अरे साले बन गए 50,000 पे तुम बने। तुम पहले 5,000 पे, तो तुम 50 पे आ गए। सरकारी नौकरी 50 की कर रहे हो। जाके पूछो SBI कर्मचारियों से, ICICI बैंक के कर्मचारियों से, रेलवे के कर्मचारियों से, क्या वो खुश हैं? वो 50 कमियां बता देंगे। अभी रिसेंटली मैं SBI के मैनेजर से बात करने गया। मैंने कहा सर आपका तो बढ़िया, आपको तो बढ़िया जो है वेजेस मिल रहे हैं आपको, बढ़िया आपका सिक्योरिटी चल। कह रहे हमसे पूछो। तो मैंने कहा क्या हो गया? कहते इतना प्रेशर है ना, ये सब जस्ट शुरू में जब एग्ज़ाम देते हैं ना उस वक्त बस चंगा लगता है। 1 महीने बाद पता है क्या हुआ? 1 महीने बाद सिर्फ और सिर्फ तुम्हें बुराइयाँ दिखती। सरदर्द कर दिया इन लोगों ने। नई ब्रांच खुली है, इतना प्रेशर है कि वो इरिटेट हो गए। अरे कैशियर इरिटेट हो गया, गाली बक रहा है कस्टमर को। मैंने कहा आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? फिर सॉरी भी बोला उसने। कहता भैया सॉरी मैं बहुत ज़्यादा परेशान। मैंने क्या हो गया? कहते हैं सर इतना प्रेशर है, नई बैंक खुली, 50 चीज़ें ये करनी वो करनी। मैंने कहा तो नौकरी तो बढ़िया है ना। कह रहे अरे सर क्या नौकरी बढ़िया है, दिमाग ख़राब हो जाता है सर। सॉरी सर आपको कुछ बोल दिया तो सॉरी बोला उसने। उसका दिमाग वो कंट्रोल में नहीं है। बन गए तो कौन साला पूछ रहा है तुमको? SBI कर्मचारी तुम बन गए तो कौन तुमको बैंकिंग, कौन पूछ रहा है? कौन बिहार में रहते हो? बिहार में कोई गांव में बात हो रही क्या तुम्हारे बारे में? बिहार में रहते तो वहां तो पूछेंगे, बिहार में रहते तो वहां पूछेंगे, तो रहो बिहार में। फिर कौन बात कर रहा है तुम्हारे बारे में? बन गए, क्या बन गए तुम? जो बना है वो शरीर है, नंगा शरीर बड़ा हो गया है। कुछ बने नहीं तुम कभी जिंदगी में। और जो बन गए, अगर इसको भी तुमने मान लिया कि चलो बन जाते, तो तुमको सिर्फ भेदा जाएगा कंपटीशन से। अरे क्या फायदा ऐसी सरकारी नौकरी का? 50,000 ही तो मिल रहा है। वो देखो प्राइवेट में कितना कमा रहा, मॉरिशस घूम रहा। जब तुम्हारी लड़की की शादी करा दी जाएगी अमीर आदमी से, क्या फायदा? कंप्लीट मैं ये बन जाऊं, कभी बन सकते हो? कुछ एक नंबर के घोंचू लोग, दुनिया की सारी मान्यताएं, सारे भगवान, सारे सुपरस्टिशन फॉलो करेंगे, उसके बाद भी घंटा उनकी वासनाएं पूरी नहीं होती, और उसके बाद भी नहीं क्वेश्चन करते कि मंदिर में कुछ है भी कि नहीं है। उसके बाद भी क्वेश्चन नहीं करते हैं। आप सोचिए इतने घोंचू लोग। मैं इस संसार में पैदा हुआ, मुझे समझ में आया कि लोग इतने बड़े। अभी मैं इंस्टाग्राम पे लाइव गया, करीबन वहाँ 10,000 फॉलोअर्स मेरे होने वाले हैं। काफ़ी टाइम से वीडियो नहीं डाला, पर एक चीज़ ये है कि सत्य इन्फेक्शियस होता है। ये चीज़ मैंने देखी है। तो काफ़ी तेज़ी से फॉलोअर बढ़े मेरे। 4-5 रीलें मैंने डाली और इतने तगड़े फॉलोअर्स। समझ में आ रहा है इतना फॉलोअरशिप कभी नहीं मिली किसी भी नॉर्मल, क्योंकि सबको पता है सत्य चाहिए, सबको अंदर से चाहिए। तो समझ नहीं आ रहा लेकिन चाहिए। तो ऐसा आदमी मिले जो स्ट्रेट फॉरवर्ड हो। लाइव गया, नीचे कमेंट आ रहा है डाइट कोक पी रहे हो, और डाइट कोक का भी ट्रेंड चल रहा है। और ये सोच रहे हैं कि इनके अंदर से जो कमेंटिंग आ रही, डाइट कोक का ऊपर बातें आ रही, डाइट कोक का जजमेंट आ रहा है, वो इनका खुद का जजमेंट आ रहा है। घोंचू ट्रेंड चला है, वही तुम्हें इन्फ्लुएंस कर रहा है। अगर ये ट्रेंड नहीं होता तो आज मैं डाइट कोक पी रहा होता लाइफ पे, तुम नीचे बोलते हुए नहीं डाइट कोक है कि पेप्सी है कि क्या है, लेकिन तुम्हें दिखा डाइट कोक, और डाइट कोक के अलावा तुमको कुछ नहीं दिख रहा है। वो नीचे आ रहा कमेंट डाइट कोक नहीं पीना चाहिए। अरे भैया डाइट कोक बात क्या हो रही है कंडीशनिंग से फ्री होने की, नीचे बात क्या हो रही है डाइट कोक की। आप सोचिए क्या कंट्रास्ट है लोगों का। और इनका खुद का
डिसीजन था ये कमेंट का, घंटा, इनका कोई फ्री विल नहीं, इनके अंदर से ट्रेंड एक्टिवेट हुआ पड़ा है, और ट्रेंड एक्टिवेट हुआ पड़ा तो उसको सही गलत कर रहा है बस। एक ट्रेंड को सही बोलेंगे, एक ट्रेंड को खराब बोलेंगे। इथेनॉल 20 आया, उसको खराब बोलने लगे, सही गलत सही गलत सही गलत सही गलत सही गलत, बेस्ड ऑन व्हाट? सही बेस्ड ऑन व्हाट? सही क्या है? गलत कुछ होता है, सही कुछ होता है? कैसे कह सकते हो सही गलत है? एक आदमी कार चला रहा है, उसने एक कार ठोक दी, नीचे कमेंट आ रहा है इसकी लाल वाले कार की गलती है, लाल वाले ड्राइवर की गलती है, और हरे वाले ड्राइवर की गलती नहीं है। तुम यही भोसड़ी के करते आओगे क्या? तुम्हारी जिंदगी में यही पड़ा हुआ है सिर्फ, और तुम्हें इतना क्वेश्चनिंग नहीं है, इतना अंदाजा नहीं है, इतना ऑब्जर्वेशन नहीं है कि तुम्हारे अंदर से कंडीशनिंग और इंफॉर्मेशन इतना ज़्यादा एक्टिवेटेड है कि तुम्हारा सारा एक्शन, सारा डिसीजन मेकिंग उसी हिसाब से चल रही है। आपने कंप्लीट रियलिटी देखी कि आपने सिर्फ दूर से देख के जज कर लिया कि भाई ये गलत है वो सही है, और तुम कितने सही हो और तुम कितने गलत हो तुमने वो देखा? क्या आपने कंप्लीट इंफॉर्मेशन गई अंदर? क्या पता अंदर ब्रेक फेल, तो पता चला ब्रेक, उस गाड़ी के ब्रेक फेल्स थे। अब उसको कमेंट में गाली पड़ रही है। पूरी रियलिटी किसी को पता ही नहीं है, आधी अधूरी रियलिटी आती है, फ्रेगमेंटेड रियलिटी आती है, उसके बेस पर डिसीजन होता है। आप एक बात बताइए, तो समझने की कोशिश करिए ध्यान से, कृष्णमूर्ति क्या कह रहे हैं। द कंटेंट ऑफ कॉन्शियसनेस, यानी जो इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है वही है कॉन्शियसनेस का कंटेंट। कॉन्शियसनेस क्या? ह्यूमन माइंड, यहां पे आत्मा मत लगा लेना। द कंटेंट ऑफ कॉन्शियसनेस इज द कंडीशनिंग। द मेडिटेशन इज nothing but negating that content of consciousness, because you have to understand that any kind of information coming from outside is limited. So your decisions are not, your decision is based on that limited information. अभी मर्डर हुआ, पता नहीं सिया गोयल वाला जो मर्डर था, पहाड़ से धक्का दे दिया, क्या आपके पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन है उसके बारे में? आप कहोगे हाँ है। अरे आपको जो दिखाया जा रहा है वो है। क्या अमिताभ बच्चन की पूरी कंप्लीट रियलिटी पता है आपको? संदीप महेश्वरी अगर कल को पता चला वो चिकन खाते हैं, अंडा खाते हैं, तो ये इंफॉर्मेशन आपको पता है? संदीप महेश्वरी मान लो अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल कोठे पे जाते हैं, ये इंफॉर्मेशन पता है? आचार्य प्रशांत कोठे पे जाते हैं नीदरलैंड्स में, आचार्य प्रशांत गांजा पीते हैं, ये आपको इंफॉर्मेशन पता है? जो दिखाया जा रहा है उसके बेस पे तुम्हारा माइंड कंडीशनड है। पूरी रियलिटी तुम्हें पता है किसी की? नहीं पता। तो सवाल ये है कि मेरा सिंपल सा चीज़ ये है कि जो तुम्हारी फ्री विल हो, तुम्हारी फ्री विल नहीं है, तुम्हारे अंदर से बोला गया है कि आईएएस बनो, आईएएस बनो, आईएएस बनो, आईएएस बनो। हर तरफ आईएएस के लिए चेष्टा करी जा रही है, इसलिए बिहार में मैक्सिमम आईएएस निकलते भी हैं, क्योंकि वहाँ पे कल्चर फोर्स करता है उनको आईएएस बनने के लिए। तो वो उसका डिसीजन कैसे हुआ चाचा? वो तो तेरे बाप और बाप के बाप और जितने आसपास सोसाइटी है उन्होंने डिसीजन लिया है ना तेरे अंदर से। तेरा डिसीजन कैसे हुआ? आप कहोगे हम तो एग्जाम तो हमने भरा था, हमारे तो इंटरेस्ट आ गया था। अरे तो इंटरेस्ट किसने डाला? बचपन से तुमको बोल रहे कश्मीर हमारा, कश्मीर हमारा, कश्मीर हमारा, कश्मीर हमारा। तो जब तुम बड़े हो जाओगे तो तुम क्या कहोगे कि बचपन से हमें बोला गया था इसलिए हमें कश्मीर हमारा लग रहा है, या ये कहोगे कि मुझे लगता है कश्मीर हमारा लग रहा है? घोचू आदमी, बचपन से तुमको बोला गया है कि तुम कुछ नहीं हो, कुछ बनो, और आईएएस बनना जरूरी है, बैंक की तैयारी करना जरूरी है। तो अब तुम कहते हो मेरा डिसीजन। तुम्हारा डिसीजन कैसा है? ये एक तो अगर आप देखोगे जितने भी एक इंटरेस्ट है उसके अराउंड उसी इंटरेस्ट के लोग रहते हैं। ये एक सोसाइटी का पैटर्न है। जैसे मैथमेटिशियन है कोई, तो वो उसी पेजेस को फॉलो करेगा, ऐसे ही लोग के साथ रहेगा जो मैथमेटिशियंस हैं, उन्हीं के साथ रहेगा, उनकी बातें सुनेगा, उनके रील्स देखेगा। तो अब उसके लिए सोसाइटी वो मैथमेटिशियन की सोसाइटी, अब उसमें जो भी धारणाएं बनेगी वो उसके लिए सर्वपूर्ण रहेंगी।
जैसे सिंगिंग में, जब मैं सिंगिंग में था तो मेरा उस्तादों के साथ उठना बैठना हुआ, मैं इंडियन आइडल देखता था, फिर मैं यूट्यूब पे भी वैसे ही फॉलो करता था। तो वो एक उनकी अपनी एक कल्चर है, उनकी खुद की कंडीशनिंग है, धारणा है, राइट। तो जब भी कोई गाना अच्छा गाता था तो ये जो पूरा कल्चर है, जो कम्युनिटी है स्पेशली म्यूज़िक की, इसमें एक चीज़ है, क्या बात है खान साहब, क्या बात है खान साहब बोलते हैं, खान साहब खान साहब। तो मैं भी बोलने लग गया, क्या बात है खान साहब खान साहब। अब कुछ टाइम बाद जब मेरे को अवेयरनेस जागी, मेरे अंदर ऑब्जर्वेशन स्किल्स पैदा हुई, तो मैंने देखा यार मैं ये क्यों बोल रहा हूँ। क्योंकि मेरे अंदर से वो सोसाइटी ने, जो म्यूज़िक की सोसाइटी, तो हर देखो, एक तो सोसाइटी, एक है सब सोसाइटी, एक तो होलिस्टिक सोसाइटी है पूरी, उसके अंदर एक कम्युनिटीज़ हैं, उनकी अपनी अलग धारणाएं हैं। आदमी उन्हीं के साथ रहता है, तो वही दिखता है उसको, वही पढ़ता है, वही सुनता है, वही वीडियो देखता है, वही उन्हीं की बातें करता है, वही रहता है। जैसे डॉक्टर्स हैं, तो आपको नहीं पता है डॉक्टर कम्युनिटी क्या हो रहा है, लेकिन डॉक्टर को पता है कि डॉक्टर कम्युनिटी में क्या हो रहा है, क्योंकि उसके आसपास नर्सेज हैं, डॉक्टर्स हैं, फॉरम्स हैं, उसके गूगल सर्चेस वैसे हैं, उसके यूट्यूब वीडियोस वैसे हैं, उसका एनवायरनमेंट वैसा है। अब एनवायरनमेंट के अंदर कुछ धारणाएं होती हैं, जो सब एनवायरनमेंट्स होते हैं। वो धारणाएं आप अपनी बना लेते हो और कहते हो कि ये मेरा इंटरेस्ट है। शुरू में वो धारणा होता है, फिर इंटरेस्ट बन जाता है। जैसे IAS IPS के साथ हुआ बिहार में, मुझे IAS बनना है, अंदर से आ रहा है। कहाँ अंदर से आ रहा है? अंदर से आ रहा है, अंदर से। तो 12 साल की उम्र में अंदर से आ रहा था? नहीं, तो डिसीजन तो मेरा है ना, हम ले रहे हैं डिसीजन। अरे भाई तुम कैसे डिसीजन ले रहे हो? तुम जाके देखो अपने 20 साल 50 साल पीछे जाके देखो, बचपन से तुम्हें वही भरा जा रहा है, तो आज तुम कह रहे हो वो मेरा इंटरेस्ट बन गया। वो तुम्हारा इंटरेस्ट इसलिए बना है क्योंकि वो भरा जा रहा है, तुमने उसको अपना इंटरेस्ट नहीं बनाया है। हर चीज़ ऑटोमेटिक है, स्टिमुलस रिस्पॉन्स, स्टिमुलस भरते रहो भरते रहो भरते रहो, आदमी टेररिस्ट बन जाएगा। भरते रहो भरते रहो भरते रहो, आदमी IAS के लिए वासना बना लेगा, IAS IPS बनने की। भरते रहो भरते रहो, स्टिमुलस रिस्पॉन्स, जो दोगे वो मिलेगा, जो दोगे वो, ये दोगे A² दोगे तो B² मिलेगा, B² दोगे तो C² मिलेगा। मतलब सिंपल रिस्पॉन्स क्लियर है, ये दो तो ये मिलेगा, ये दो तो वो मिलेगा, व्हाटएवर। सो सब कुछ ऑटोमेटिक है, सब ऑटोमेटिक है। मुझे आइसक्रीम पसंद है, चॉकलेट आइसक्रीम पसंद है, तुम्हें पसंद है, ये कंडीशनिंग है। इसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। आप एक आइसक्रीम स्टॉल पे जाते होंगे तो मुझे ऑरेंज नहीं खाना, मुझे चॉकलेट खाना है, उसकी भी हिस्ट्री है। द हिस्ट्री इज एक्टिवेटेड इनसाइड यू, नॉट यू। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस वेरी केयरफुली, लुक एट इट। अभी रिसेंटली एक स्टूडेंट आए, एंड बाय द वे अगर आपको मेरे से अष्टावक्र गीता और मेडिटेशन क्लासेस लेनी है तो आप मुझे ईमेल कर सकते हो नीचे, फॉर योर मेंटल हेल्थ, फॉर योर स्ट्रेस। नाउ देयर आर 2 पाथवेज। संदीप की अष्टावक्र गीता है, ओशो की अष्टावक्र गीता है, बहुत सारे अष्टावक्र गीता है। या तो आप जाके करो और सर्च करते रहो अपने क्वेश्चंस एंड आंसर्स। मेरे साथ आओगे, मेरे अष्टावक्र गीता में आओगे, मेरे मेडिटेशन क्लासेस में आओगे, तो आपको हैंड होल्डिंग करी जाएगी, यानी आपके जो क्वेश्चंस हैं उसके आंसर्स दिए जाएंगे। उससे पहले आपको जज कर लेना है मुझे, आप पे मेरे ट्रस्ट है, आप मेरे साथ फीलिंग्स है मेरी, आपकी इमोशनल कनेक्ट है, तब आओ। तब तक सुनते रहो पॉडकास्ट, उससे पहले आने की ज़रूरत नहीं है। जब ट्रस्ट बन जाए तब आना। नीचे अप्लाई करोगे, ईमेल करोगे, उसके बाद कॉल अरेंज होगी 45 मिनट्स की, एंड देन वील इफ़ यू आर द राइट फिट आई विल टेक यू इन, बिकॉज इसमें राइट फिट होना बहुत ज़रूरी है। सो उन्होंने मेरे से एक बात कही कि मुझे ना वॉचेस बहुत पसंद है, और अगर मैं एक महंगी वॉच खरीद रहा हूँ तो ये तो मेरा डिसीजन है। मैंने कहा ये आपका डिसीजन है ही नहीं, तो ये कैसे? मैंने कहा पैदा होते ही आपको 10 साल की उम्र में, नहीं 10 साल की उम्र में नहीं तो 16-17 साल की उम्र में स्टार्ट हुआ। मैंने कब याद करो, तो उन्होंने बहुत याद किया, तो उन्होंने कहा कि यार मैंने एक शाहरुख खान की मूवी देखी थी, और वो वॉच पहने हुए था। तो उस दिन मैंने जाके अंदर
इंटरनेट पे सर्च किया कि शाहरुख खान की जो डॉन मूवी थी उसमें कौन सी वॉच पहनी उसने। तो मैंने कहा शाहरुख खान आपको पसंद है? कहते हैं हाँ मुझे पसंद था। अगेन उसकी भी हिस्ट्री है क्यों पसंद है। इसका ऐसा नहीं है कि ऑटोमेटिक पसंद हो गया कुछ भी, बट एनीवे। तो उसके बाद मैंने अंदर से डिज़ायर ये उत्पन्न हुआ कि मुझे घड़ियाँ खरीदनी है। एक घड़ी ली तो एक मोमेंटम बन गया, एक आदत बन गई, एक फील आई। दूसरी घड़ी ली, तीसरी घड़ी ली, ऐसे करते करते घड़ियों का शौक हो गया। तो मैंने कहा कि कौन रिस्पॉन्सिबल है आपके घड़ी के डिज़ायर के लिए? कहता मैं रिस्पॉन्सिबल। मैंने कहा नहीं, आप रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं। आपके घड़ी खरीदने का जो डिसीजन है वो मार्केटिंग एजेंसी ने शाहरुख खान के थ्रू डाला, और आपके माइंड में कब जाके वो एक डिज़ायर बन गया आपको पता भी नहीं चला। आप इतने बड़े घोंचू हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि घड़ी मत खरीदो। अगेन उनका जो अगला सवाल तो क्या घड़ी ना खरीदे, क्या ना करें, ये ना करें। मैंने ये करो वो मत करो, ऑप्शन नहीं है। इसका सिंपल सा एक क्लियर इसका एक कहानी है। वो एक कहानी है कि एक राजा था। अब राजा जो था वो राज करता था एक राज में। अब बचपन में क्या हुआ उसके, नहीं बचपन में नहीं, कुछ दिनों बाद जब वो बड़ा हो गया और वो शासन करने लगा, तो एक दिन एक आदमी आया और जो राजा का राज्य था, यानी जो एरिया था, वहाँ पे नदी के ऊपर बांध बना दिया। और अगले ही दिन राजा को पता चला कि बांध बना हुआ है। तो राजा ने कहा मैंने बांध बनाया है। तो अब आप कहोगे कि राजा का डिसीजन था। राजा सो रहा था और एक नदी के ऊपर किसी ने बांध बना दिया, एक पुल बना दिया। राजा अगले दिन उठा, वो कहता मैंने पुल बनवाया है। आप कहोगे कितना बड़ा बेवकूफ़ है ये, इसके राज्य में आके किसी ने कुछ बना दिया, ये तो बहुत बड़ा बेवकूफ़ आदमी है। और कह रहा मैंने बनवाया और खुश हो रहा है। दूसरी तरफ एक और राजा है, उसको एक खबर पता चली कि भैया बांध बनाना है कि नहीं बनाना है। तो बांध बनाने को यहाँ बांध बनाने का चेष्टा हो रही, कोशिश करी जा रही है। तो राजा को पता चल, राजा ने डिसीजन लिया कि बनाना है कि नहीं बनाना है। तो राजा ने कहा कि ये सही नहीं है मेरे लिए, तो मैं नहीं बनाऊंगा। तो नहीं बना। एक राजा है, तीसरा राजा, वो कहता है ठीक है ये सही है, मैं बनाऊंगा। तो कॉन्शियसनेस को पता तो होना चाहिए कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। कि कोई भी, तुम सो रहे हो, कोई भी आएगा साला कुछ भी करके चला जाएगा, फिर तुम अगले दिन उठते हो कहते हो ये मैंने करा। तुमने कैसे किया भाई? कुछ भी तुम्हारे अंदर करवा दिया। ऐसा तो कुछ भी करवाया जा सकता, ऑटोमेटिक चल रहा सब कुछ। कुछ मैनुअल सिस्टम होगा कि नहीं होगा? ये है फ्री विल। फ्री विल इज ऑल अबाउट द परसेप्शन कि हाउ द कंडीशनिंग वांट्स मी टू एक्ट। और आप तो भैया एक नंबर के महामूर्ख हैं। तलवार लेकर निकल पड़े और लड़ने लगे हिंदुओं से, और हिंदू चले गए लड़ने लगे मुसलमानों से। हैं, सरहदों को देख के आपके आंसू आ रहे हैं, झंडों को देख के आपके आंसू आ रहे हैं, दूसरे के झंडों को देख के आपको गुस्सा आ रहा है, और आप कह रहे हो मैं गुस्सा कर रहा हूँ, और आप कह रहे हो कि मैं झंडा को देख के मेरे अंदर आंसू आ रहा है तो मैं आंसू निकाल रहा हूँ। दोनों ही चूतिए हैं, मूर्ख है। क्षमा चाहूंगा, थोड़ी यार लैंग्वेज सही नहीं है। आप कैसे, आपके अंदर ऑटोमेटिक रिस्पांस आ सकता है? दूसरे के झंडे को देख के आपको क्रोध आ रहा है। आप कह रहे हो मैं क्रोध कर रहा हूं। आप क्यों क्रोध कर रहे हो? आपके अंदर से कंडीशनिंग भरी गई है, सालों साल की प्रैक्टिस है, अभ्यास है ये। दूसरे व्यक्ति जो कॉन्शियस है, जो व्यक्ति चैतन्य है, जो व्यक्ति जागरूक है,
जिस व्यक्ति की, जिसको इनलाइटनमेंट कहते हैं, जो मेडिटेटिव इंसान है, जो मोक्षित है, जिसको कैवल्य प्राप्त हो गया है, जिसको वैराग्य प्राप्त हो गया, जिसको आत्मज्ञान प्राप्त हो गया, वो व्यक्ति कहेगा, उसके आंसू ही नहीं आएंगे, ना क्रोध आएगा। हाँ, एक्टिंग करेगा वो कि भाई अरे आंसू आ रहे हैं। तो क्या इसका मतलब पाकिस्तान को इंडिया में घुसने दें? मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ। अगेन मैं कह रहा हूँ, इनफैक्ट अगर आप सत्य जान जाते हो, सत्य क्या है, यही तो सत्य है। एक तो सत्य है कि आत्मा क्या है, शरीर क्या है। आज उसकी बात नहीं हो रही है, कृष्णमूर्ति इसकी बात नहीं करते। वो तो चलो ठीक है, वो तो तब है जब आइडेंटिटीज़ खत्म हो गई, सारी आइडेंटिटी खत्म हो गई। मैं इंडियन नहीं हूँ, मैं मुसलमान नहीं हूँ, मैं गुप्ता नहीं हूँ, श्रीवास्तव नहीं हूँ, पति नहीं हूँ, पत्नी नहीं हूँ, मैं IAS नहीं हूँ, IPS नहीं हूँ, सिंगर नहीं हूँ, अरिजीत सिंह नहीं हूँ, सोनू निगम नहीं हूँ, माइकल जैक्सन नहीं हूँ, शाहरुख खान नहीं हूँ। ये सब खत्म हो गया। अब बचा क्या? बचा नंगा शरीर। तो वहाँ से चालू होती है इन्वेस्टिगेशन कि मैं नंगा शरीर भी नहीं हूँ तो क्या हूँ। अरे भैया, पहले नंगे शरीर तक तो पहुँचो, पहले ही आत्मज्ञान में घुसे जा रहे हो। मैं सिर्फ शरीर हूँ, यहाँ तक पहुँचो। मैं प्रोफेशनल शरीर हूँ, मैं फेलियर शरीर हूँ, मैं मुसलमान शरीर हूँ, मैं हिंदू शरीर हूँ, मैं और है के बीच में जो भी लगा हुआ है वो सब झूठ है। कुछ भी कर लो, मैं इलेक्ट्रीशियन हूँ, झूठ है, ये असत्य है। अब आप कहोगे इससे फ़र्क क्या पड़ता है कि अगर मैं शाहरुख खान अपने आप को बोलता हूँ, मैं एक एक्टर बोलता हूँ। अरे फ़र्क पड़ेगा भैया, आपका पूरा फाउंडेशन ही उसी पे लेड है, आप खड़े उसी चीज़ पे हो। अभी रिसेंटली एक राज शमानी की मैंने रील करी थी, उसको जाके देखिएगा। उसमें क्या मैंने बात करी, उसमें मैंने एक सिंपल सी बात करी थी। वो कह रहा था रात में 12 बजे के बाद मुझे नींद नहीं आती है, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे से ऊपर कोई ना चला जाए और मुझे ये सब मेरे अंदर, ये मेरे से कोई छीन न ले, ये मेरे से कोई छीन न ले। मतलब अगर ये नहीं है तो आप कुछ नहीं हो। वो कहेगा हाँ मैं कुछ नहीं, और वो कुछ नहीं बनना चाहते, कुछ नहीं बनना नहीं चाहते। सिंपल सी चीज़ है, भय रहता है, कंपैरिजन है। एक मूवी चल गई, अब आप कहोगे मज़ा आ गया, दूसरी मूवी नहीं चली, वापस नीचे गिर गए। आज तुम गद्दी पे बैठे हो, कुर्सी पे बैठे हो पॉलिटिक्स की, कल कुर्सी छीन लेगी, वही सुख दुख बन जाएगा, तो दुख बन जाएगा। आज वही सुख है। और सुख और दुख में एक चीज़ ये है कि दुख जो है छोड़ता नहीं है, सुख जो है रहता नहीं है। ये लिख लेना कहीं अच्छे ध्यान से, दुख छोड़ेगा नहीं और सुख रहेगा नहीं लंबे समय तक। अगर 10 में से 10 बार सुख रहता है तो 10 में, और सुख 10 में से एक ही बार रहता है। मतलब क्या? जब आप कुछ कर लेते हो तो 1-1.5 महीने सही लगता है, उसके बाद दुख ही दुख है, सुख नहीं है। वो बीच में थोड़ा बहुत प्लेजर आते जाते रहते हैं, महीने में 1-2 बार मज़ा आएगा, बस उसका लूप बन जाता ना, हर चीज़ का लूप है। जो आपके पास है उसमें आप संतुष्ट नहीं हैं, और जो आपके पास नहीं है आप उसमें संतुष्ट, तो वहाँ पे भी नहीं है। तो संतुष्टि है कहाँ? संतुष्टि ये है कि इस चीज़ को हमने जो सत्य मान रखा है, इस चीज़ को जो हमने दुनिया बना रखी है, हमने कहा दिस इज़ लाइफ। अरे जाके देखो, एक बार चांद पे चले जाओ, कभी स्पेस क्राफ्ट में बैठना, तो ऊपर जाके देखना कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स क्या है, क्या है तुम्हारी वो मान्यताएं, क्या है तुम्हारी वो पहचानें जिसके लिए तुम लड़ रहे हो, कट रहे हो, मर रहे हो। मैं ये नहीं बन पाया तो क्या हो गया, पर मेरे घर वाले मेरे पे प्राउड नहीं करते तो क्या हो गया। यही तो समझना है। तुम लोग प्राउड कर भी लेंगे तो अरे भैया प्राउड कर ले, उससे क्या होगा। पर मुझे अपने घर वालों को ये देना है, उससे क्या। अरे वो उनकी अपनी स्ट्रगल है भैया। बच्चा, तुम साले बच्चा इसलिए पैदा करोगे कि बच्चा तुम्हारी गुलामी करेगा क्या? कुत्ता पाल रखे हो क्या कि तुम कुछ नहीं कर पाए, तुम्हारा बाप कुछ नहीं कर पाया, तुम्हारी महतारी कुछ नहीं कर पाई, तो अब कह रहे हमें इनको ये किराए के मकान से मान लो कि अपने मकान में लेके जाना है। और इतना प्रेशर क्रिएट किया भाई साहब, क्या प्रेशर क्रिएट होता है, कैसे होता है प्रेशर, पता आपको बताता हूँ उसको स्टेप बाय स्टेप समझ। अरे बाप रे बाप, सबके पास अगर मकान है और आपके पास नहीं है तो ये लोग आपकी धज्जियां उड़ा देते हैं, सब लोग मिलके। सबके पास अगर कार है और आपके पास कार नहीं, कौन सब, कौन सब, कौन क्या, दुनिया नहीं, दुनिया नहीं, सब मतलब कौन, समझ लेना। चाचा का लड़का, ताऊ का लड़का, मामा का लड़का, तुम्हारे दोस्त, तुम्हारा, अगर तुम्हारी शादी हो रखी, तुम्हारा साड़ू,
यानी तुम्हारी जो साली है उसका पति, और फिर तुम्हारे वाइफ के ख़ानदान के साइड के सबके पास मकान है, तुम्हारे पास ही नहीं है। तुम बाइक से चलाते हो, बाकी सब कार चलते हैं, प्रेशर आ गया। यही तो चक्कर है कि मुझे थोड़ा ऊपर सोसाइटी में स्टेटस ऊपर करना है। वो स्टेटस कभी भी ऊपर नहीं हो सकता। उसका मैं रीज़न बताता हूँ। अगर आपके पास 5 लाख से 10 लाख के बीच में कार है, ये तब मैं बता रहा हूँ जब आप एक मिडिल क्लास बैकग्राउंड से हैं। अगर आप गरीब है तो रिलेट नहीं कर पाएंगे, सुनना। अगर आप मिडिल क्लास लड़की से शादी किए हुए हैं या मिडिल क्लास बैकग्राउंड से हैं, तो सबके पास 5 से 10 लाख की कार होती है। चाहे चाचा का लड़का हो, चाहे ताऊ का लड़का हो, इतना हो जाता है 30 तक आते आते सबके पास, 30, 33, 35 लाइक दैट। और आपके पास नहीं है, आप चला रहे हो स्प्लेंडर। अब ये आपका ज़िंदगी दूभर कर देंगे सब। कैसे दूभर करेंगे? इनडायरेक्टली इशारे करके। आपको डायरेक्ट नहीं कोई बोलेगा। यही तो, अरे यार यही तो मज़ा है सोसाइटी का। समझते हो यार, समझो तुम लोग, प्लीज़ इसको समझो ध्यान से। तुमको कोई डायरेक्ट आके कभी बोलता ही नहीं है कुछ, सब साले तुमको इनडायरेक्टली दिखाते हैं। कैसे दिखाएंगे? तुमसे कोई ज़्यादा बात नहीं करेगा, तुम्हारी मम्मी आके बोल देगी तुमको कुछ, तुम्हारी पत्नी आके बोल देगी कि चलो हम भी लेते हैं, हमको भी ये खरीदना है घर का, एक तो घर होना ही चाहिए। करेंगे क्या? शायद बुढ़ापे में क्या करेंगे? उसका लॉजिकल लेबलिंग करते हैं, जबकि चाहिए उनको स्टेटस के लिए। बातें करेंगे कि बुढ़ापे में क्या होगा, है ना। अब देखो कैसे बच्चे, प्रेशर कैसे होता है भाई साहब। अब मान लीजिए लेट से मेरी अभी मेरी मैरिज हुई, ठीक है, 2 साल 3 साल हो चुके। अब मेरे वाइफ के आसपास के जो लोग हैं उनकी मैरिज हुई, सालियों की, कज़िन साली, सगी साली, सबकी मैरिज हुई। मेरे साले की मैरिज हुई, मान लो सबकी मैरिज हुई। अब सबका बच्चा पैदा हो गया है और सिर्फ मेरी वाइफ का बच्चा नहीं हुआ है। अब आप इसको समझ नहीं पाओगे, इसको आप रिलेट करते रहना कि आप मान लीजिए आप एक स्टूडेंट हैं, सबकी नौकरी लग गई, चाचा के ताऊ की सबकी नौकरी लग गई, आपके बड़े भाई की नौकरी लग गई। सबसे बड़ा प्रेशर तो यही है कि आपके छोटे भाई की लग गई, आप बड़े भाई हैं, आपकी नहीं लगी। ठीक है, तो चलो नौकरी तो लगनी भी चाहिए, ये तो नीड है। नौकरी लग चुकी है। मैं कह रहा हूँ नौकरी के बाद जैसे कि उसको प्रमोशन हो गया या वो 1.5 लाख के पैकेज पे है, आप 30,000 के पैकेज पे हो, और बाकी आपके पूरे ख़ानदान में सब लोग 1.5 लाख 2 लाख के पैकेज पे हैं। पूरे ख़ानदान में सबसे ऊंची कार जो है वो क्रीटा किसी ने ले रखी है, फिर किसी ने पंच ले रखी है, किसी ने नेक्सॉन ले रखी है। आपके पास क्या है? एक बाइक चलाते हो। बाइक कौन सी? R15। चलो, अब यहाँ तक प्रेशर आप झेल लोगे, लेकिन अब आपकी शादी हो गई। उसके बाद आपके जो पत्नी के ख़ानदान वाले हैं वो भी इनडायरेक्टली आपको दिखाएंगे कि देखो आपके पास तो बाइक है, हमारे पास कार है, देखो आप तो किराए के मकान में रहते हो, हमारा खुद का मकान है, देखो हमारे पास ये है, देखो तुम्हारे पास ये सब इनडायरेक्टली होता है भाई साहब। और ये कहीं ना कहीं आपके अंदर डिज़ायर बनता जाएगा कि मुझे अब ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। लेकिन तुम ये समझ नहीं रहे हो कि ये जो प्रेशर है सोसाइटी का, ये डिज़ायर क्रिएट कर रहा है। और आप ले भी लो, अगर आपको संतुष्टि नहीं मिलती है, मैं आपको बताता हूँ कैसे। आप अगर बाइक से कार पे शिफ्ट हो जाते हो, लेट से आपके पास सिलेरियो है, सिलेरियो जो 4-5 लाख की आती है, इग्निस है, या आपके पास क्विड है, ठीक है, जो 4 से 5 लाख की रेंज की गाड़ियाँ हैं। आपने कार तो ले ली, लेकिन अब आपको क्या दिखेगा कि उसके पास क्रीटा है। अब वो प्रेशर क्रिएट करेगा, तो आपके अंदर एक बहुत भयंकर प्रेशर आएगा कि मुझे इस पूरे ख़ानदान का नंबर 1 अमीर आदमी बनना है, मैं इन सब की ऐसे की तैसी कर दूंगा। और ये डिज़ायर आपको परेशान करना चालू कर देगा कि मैं नहीं हो पा रहा हूँ, मुझे ये चाहिए था, ये कार चाहिए थी, पर मेरे पास बाइक है, मैं नहीं ले पा रहा हूँ। मुझे ये बाइक लेनी थी, पर मेरे पास ये स्प्लेंडर है, मैं नहीं ले पा रहा हूँ। मेरे साड़ू के पास R15 है, मेरे पास स्प्लेंडर है। आपको कभी ये नहीं दिख रहा है कि लोग साइकिल से चल रहे हैं और आपके पास स्प्लेंडर है। आपको ये नहीं दिख रहा है लोग मेट्रो से जा रहे हैं, आपके पास बाइक है। आपको ये नहीं दिख रहा है कि कितने लोगों के पास वो चीज़ नहीं है जो आपके पास है।
टीवी में होता है, 43 इंच टीवी है तो एक आदमी इनडायरेक्टली दिखाएगा मेरे पास 65 इंच है। आप यही सब होता रहता है, कंपैरिजंस, एंड उसकी वजह से प्रेशर्स क्रिएट होते हैं माइंड पे, सोसाइटी के प्रेशर्स बोलते हैं। और ये सोसाइटी के प्रेशर जो है ये आपके अंदर डिज़ायर बनाते हैं कि मुझे भी ये चाहिए। क्या चाहिए? 65 इंच टीवी चाहिए। क्या चाहिए? कार चाहिए। क्या चाहिए? ये लग्जरी कार चाहिए। क्या चाहिए? लग्जरी लाइफ। अभी मैं मोस्टली ज़्यादातर लोगों से, जो सिंगर्स हैं, जो बिल्कुल ही दूषित हो रखा, करप्ट हो रखा माइंड उनका, जिनका बिल्कुल भी स्पिरिचुअलिटी से कोई लेना देना नहीं है, उनसे पूछता हूँ क्या चाहिए? रेंज रोवर चाहिए, लग्जरी लाइफस्टाइल चाहिए। तो उनके अंदर मैं देखता हूँ, वो उनका डिसीजन आज से 4 साल पहले नहीं था, पर एकदम से आज हो गया, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी गर्लफ्रेंडों ने, उनके कजिन भाइयों ने, उनके लोगों ने सब प्रेशर क्रिएट करते हैं। प्रेशर किस चीज़ का? कि तुम्हारे पास नहीं है ये, और तुम्हारा वो डिज़ायर बन जाता है। तो पहले सोसाइटी का प्रेशर होता है, फिर तुम्हारा डिज़ायर बनता है। और तुमको अपने उस डिज़ायर से या फिर ये बिलीफ से मुक्ति नहीं मिल सकती जब तक तुम इसको देखोगे नहीं कि पूरा मोमेंटम चल कैसे रहा है, पूरा मूवमेंट चल कैसे रहा है, तब तक तुमको इससे मुक्ति नहीं मिलेगी। और जब तक डिज़ायर को पकड़े रहोगे, जो कि सोसाइटी ने तुम्हें दिया है, तुम्हें लगता है कि तुमने दिया है अपने आप को, एक डिज़ायर को पकड़ लो, कहीं ना कहीं ओरिजिन होगा उसका, जाके हिस्ट्री में देख लो। कोई भी डिज़ायर है तुम्हारा, उसको पकड़ो, उसको हिस्ट्री में ट्रेस करो, अपनी मेमोरी में जाओ, पीछे जाके देखो, तुम्हें समझ में आएगा कि भाई, ओ भाई साहब, ये क्या हो गया। जैसे घड़ी वाला एग्जांपल मैंने लिया, तो उसने, मेरे स्टूडेंट ने बचपन में डॉन मूवी देखी थी, वहाँ से आया था। तो फिर आपके अंदर धारणाएं हैं कि ये हो जाएगा तो फिर ये हो जाएगा, जैसे कि ये पैसा आ जाएगा तो लड़कियां आ जाएंगी, इतना हो जाएगा तो मैं 10 लड़कियों के साथ सो सकता हूँ, इतना आ जाएगा तो मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, लोग मेरे को पूछेंगे। कोई घंटा नहीं पूछता आपको। यही तो चक्कर है। आप टाटा पंच ले आओ, टाटा नेक्सॉन ले आओ, आप सेलेरियो ले आओ, क्विड ले आओ, कोई भी गाड़ी आप ले आओ, आप सफारी ले आओ, कोई भी आपको नहीं पूछेगा, और ना ही कोई ये सोचेगा कि आपके पास स्कॉर्पियो है। कोई नहीं सोचता। बस आप प्रेशर क्रिएट करते। तो आप पहले क्या थे? सफरर, जो सफ़र कर रहा है सोसाइटी के कंडीशनिंग से। अब आप सफरिंग पैदा करने वाले बन गए क्योंकि आपके पास स्कॉर्पियो आ गई ना, 26 लाख की या 20 लाख की, व्हाटएवर। आपने XUV 600 700 निकाल ली, आपने निकाली ऑडी, आपने निकाली रेंज रोवर। अब आप प्रेशर क्रिएटर हो। पहले जो प्रेशर जिसको प्रेशर मिल रहा था, वही जो साला हीरो था वही विलन बन गया। और ये पूरा साइकिल चल रहा है। पहले आप विलन होते हो, हीरो होते हो, फिर आपको सताया जाता है कि आपके पास ये नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, फिर आपके पास प्रमोशन आ जाता है, पैसा आ जाता है, फिर उसके बाद आप विलन बन जाते हो, फिर आप वही कर रहे होते हो। और हो सकता है कि आप ना दिखा रहे हो, लेकिन द मोमेंट यू, शादी हो रही है किसी की और आप शादी में अपनी कार से एंटर कर रहे हो, प्रेशर क्रिएट हो गया। वो आपने नहीं किया, मैं मानता हूँ। हो सकता है आपके अंदर शो ऑफ प्रवृत्ति ना हो, लेकिन अब वो डेफिनेटली होगी, क्योंकि ये रिवेंज, शो ऑफ प्रवृत्ति जो है वो रिवेंज प्रवृत्ति है कि मैं भी साला दिखाऊंगा, इनकी ऐसी तैसी कर दूंगा। लेकिन चलो ठीक है, फिर भी लोग उसको वैसे ही परसीव करेंगे कि देखो इसके पास है, हमारे पास नहीं है। तो ये पूरा साइकिल है जो चल रहा है। अब चक्कर क्या है कि आप कहोगे ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, लोग के अंदर प्रेशर क्रिएट करते हैं, लोग कुछ बन जाते हैं, लोग कुछ खरीद लेते हैं, उनका फायदा होगा। चक्कर वो नहीं है। चक्कर ये है, ये एक एंगल है देखने का इसको। दूसरा एंगल ये कि इससे सुख दुख आता है, मेंटल हेल्थ पर असर पड़ता है। और ग्रैंड मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिवर्स में इसका कोई मीनिंग नहीं है। आप उसको मीनिंग दे रहे हैं क्योंकि सोसाइटी को वो मीनिंगफुल लगता है।
जो सोसाइटी को मीनिंगफुल लगता है वो आपको लग रहा है। आप कह रहे हो मुझे, मैं मीनिंग दे रहा हूं, मेरा डिजायर है। आपका डिजायर नहीं, सोसाइटी ने डाला है। ये मूवमेंट देखने से इससे आप मुक्त हो सकते हो, क्योंकि कई लोग नहीं ले पाएंगे भैया। कई लोग नहीं ले सकते रेंज रोवर, कई लोग नहीं खरीद बन सकते अमीर, कई लोग के बच्चे नहीं पैदा हो सकते हैं, लड़कियां बांझ निकल जाती हैं, इनफर्टाइल निकल जाती हैं कई लोग। और मोस्टली क्या होता है, 99% लोग अपनी वासनाएं पूरी कर ही नहीं पाते। वो वासनाएं जो सोसाइटी ने तुम्हारे अंदर डाली है, तुम्हारी खुद की वासनाएं कभी वो थी ही नहीं। ये इतनी तेजी से होता है, आज तुम कहते हो ये मुझे चाहिए, अरे तुमको 20 साल से सोसाइटी कंटिन्यूसली बोल रही है, इसलिए तुम्हारे अंदर वो लग रहा है तुम्हें चाहिए। आज तुमको लगने लगा कि ये मेरा डिजायर है, अरे तुम्हारे अंदर डिजायर घुसाया गया है, लेकिन वो इतना घुसा दिया गया, इतना घुसा दिया गया कि तुम्हें अब वो फील नहीं होता है। अब तुम्हें लगता है ये मेरा डिजायर है, वो तुम्हारा डिजायर नहीं है, वो डिजायर सोसाइटी तुम्हारे अंदर डालती है। क्यों नहीं इस चीज़ को समझ पाते हो? इस मूवमेंट को सिर्फ अगर देख लो, तुम्हारे अंदर जो कुछ भी डिज़ायर है, वो डिज़ायर कहीं ना कहीं लाइफ में ओरिजिन हुआ है कहीं से। जाके अगर तुम बैक ट्रेसिंग करोगे, अपनी मेमोरी को ऑब्जर्व करोगे, पीछे मेमोरी में पास में जाओगे, टाइम ट्रैवल करोगे, तो तुमको समझ में आएगा वो भाई सब यहाँ से ओरिजिन हुआ था ये। जैसे मेरी ज़िंदगी में बाइक का डिज़ायर नहीं था कभी, लेकिन मुझे बाइक लेनी थी फॉर ड्राइविंग एक्सपीरियंस, क्योंकि मुझे ज़रूरत थी। पर मैंने 1.5 लाख की बजाय 2.5 लाख की ली। कहीं ना कहीं मार्केटिंग और सोसाइटी इस पर इन्फ्लुएंस मारती है। मेरे अंदर कभी भी ज़िंदगी में कार को लेकर कभी फैसिनेशन नहीं था, पर एकदम से कार्स को लेकर फैसिनेशन आ गया। उसका रीज़न ये है कि कहीं ना कहीं मुझे दिखाया गया कि तुम्हारे पास अगर कार नहीं है तो तुम कुछ नहीं हो। तो क्या मैंने कार नहीं खरीदी? मैंने खरीदी, डेफिनेटली खरीदी। तो क्या मैं भी इस सोसाइटी के शिकार नहीं हूं? नहीं। उसका रीजन यह है कि राजा को पता है कि बांध बन रहा है। और अब जैसे ये मेरा डिसीजन था कि मुझे इस पॉइंट पे इस वक्त लेनी है, ये मेरा डिसीजन था। उससे क्या हुआ? क्या किसी ने बातें करना चालू किया? कुछ नहीं हुआ। पर ले रहे हैं नॉट बिकॉज कि मुझे कोई इन्फ्लुएंस कर रहा है, कोई सोसाइटी का वो, इट्स जस्ट अ नीड एंड आई कुड हैव गॉन फॉर अ हायर कार बट आई डिडंट हैव। सो अब जैसे अभी मैं आपको लिटरली बताना चाहता हूं। अब लेट से मेरे पास कार है, पर मेरे पास मकान नहीं है। अब मकान को लेकर प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है और मकान मैं खरीदूंगा ही नहीं। उसका रीजन ये है कि फ्रीडम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर मी। मुझे पता था कि ये 12-13 हज़ार 14-15 हज़ार जो EMI जा रहा है कार का, आई कैन अफोर्ड इट, सो आई गेट इट। If I can't afford the makan, I'll not buy the makan. But people buy it. They pay some 5 lakh 10 lakh rupees down payment and then 1 लाख रुपए की उनकी EMI जा रही, 45,000 60,000 की EMI जा रही 20 साल की। 20 साल तक आप EMI दे रहे हो और अब आपको काम करना ही पड़ेगा। और अब आप अपनी जॉब नहीं छोड़ सकते हो, अब आप रिस्क नहीं ले सकते हो। आप अपने ऑफिस में आपके पैशन गया गधे के पिछवाड़े में, और अपने पैशन के लिए रिस्क नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि बैंक वाले आएंगे 20 लात मारेंगे और भगा देंगे आपको, और क्रेडिट स्कोर आपका 0 हो जाएगा, और रिकवरी एजेंट आपकी पिछवाड़ा दूषित कर देंगे। क्यों लिया आपने मकान जब आपकी औकात नहीं थी? यही बोलेंगे वो, मकान ले लो मकान। 20 साल के लिए तलवार लटक गई, मत लो मकान। मकान तब लो जब तुम्हारी हैसियत हो। 80% पैसा जब तुम्हारे जेब में हो तब मकान लो नहीं है तो क्या हो गया? आप कहोगे सर ये तो आ नहीं पाएगा। मत आओ, तुम साले किराए के मकान पे रहे। तुम क्या सोचते हो ये मकान तुम्हारा खुद का शरीर किराए का है?
और तुम कह रहे हो मैं तो किराए पर रहता हूं। तुम्हारा खुद का शरीर किराए का है। 40-50 साल के लिए तुमसे मकान छीन लिया जाएगा। कौन सा मकान? जब शरीर ही नहीं छीन लिया जाएगा तो शरीर जहां रहता है उसकी क्या वैल्यू है यार? नहीं 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 नहीं, मेरी बीवी डंडा किए हुए है। समझाओ अपनी बीवी को, कह दो नहीं हो पाएगा। मान जाते हैं लोग। इतनी खराब बीवियां नहीं होती हैं लोग की जो लोग बनाए हुए हैं। अच्छी शादी करोगे तो लोग मान जाते हैं। नहीं करती लड़कियां परेशान यार। उनको समझाओ कि ऐसा है, तलवार लटक जाएगी। चाहती हो तुम, और अगर उसके बाद भी कहें नहीं लेना है तो वो उसके बहुत भयंकर कंडीशन है वो। और वो अपने घर में ही कुछ उसका पास्ट हिस्ट्री रही होगी, उसके बाप को निकाल दिया गया होगा, मकान नहीं था उसके पास, जो वटेवर जो भी, उसकी वजह से वो बोल रही होगी। छोड़ दो, केस लड़ो। अब आपको केस लड़ो टेंशन हो जाएगी। यही तो चक्कर है। आपको लगता है कि आपको खाली बैठने में मजा है। हर आदमी को खाली बैठना है, पैसा आ जाए बैठ कर टीवी देखेंगे। जिस दिन ये स्टेट पे पहुंचोगे ना, उस दिन समझ में आएगा कि तुम कितने बड़े ट्रैप में हो, चाहे तुम कितने बड़े आत्मज्ञानी हो। ऊर्जा चलित है, ऊर्जा को चैलेंज चाहिए। और डाइवोर्स केस लड़ोगे तो ऊर्जा को चैलेंज अपने आप मिलेगा। लड़ाई झगड़ा हो गया, नीचे पार्किंग में लड़ाई हो रही है और ये डर लग रहा है, ये सब क्या टेंशन आ गई, टेंशन, मुझे फ्री रहना था। लड़ाई इसकी नहीं कि पार्किंग में नीचे लड़ाई हो गई आपकी किसी से। लड़ाई इसलिए नहीं कि आपके ऊपर FIR हो गई। लड़ाई हो रही है कि मुझे खाली रहना था, मुझे ये चाहिए था, लाइफ ऐसी चलनी चाहिए, लाइफ चल गई वैसी। व्हाट इज वर्सेस व्हाट शुड बी। चक्कर क्या है कि जो हो रहा है, अगर आप चैलेंज को एक्सेप्ट कर लो कि लाइफ चैलेंज है, चैलेंज में मजा आता है, चलो भाई केस हो गया है, चलो कुछ नया सीखेंगे। अब हमें जेल में डाल दिया जाएगा। अरे तुम खुद ही जेल में 40-50 साल की जेल में हो तुम अभी। भाई जेल में ही तो तुम्हारा शरीर तुमको परेशान कर रहा है, तभी तो तुम इंद्रिय तृप्ति करते हो, तभी तुम खाना पीना खाते हो। लोग कहते हैं कि जीवन दुख नहीं सुख है, तो बैठे रहो, मत खाओ, कुछ मत भोगो। क्यों तुमको भोगने की चाह लगती है? जीवन दुख है तभी तो लगती है, उससे डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो अपने आप को। खाना खा रहे हो, बटर चिकन खा रहे हो, बटर मसाला खा रहे हो, जो डिस्ट्रैक्ट ही तो कर रहे हो। और क्या, सादा खाना तुमसे खपता नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें मज़ा नहीं आता। मज़ा क्यों चाहिए? क्योंकि दुख है। जो आदमी सेटिस्फाइड है अपनी ज़िंदगी से, इसलिए पीक स्टेज ऑफ मेडिटेशन जो होती है, समाधि जो होती है मेडिटेशन में, जो डीप मेडिटेशन में लगती है, उसके बाद खाना आना नहीं खाने का मन करता है, न सेक्स करने का मन करता है। जिसने अनहद का रस चख लिया, जिसने प्राण को बढ़ा लिए, जिसने समाधि जिसकी लगी, समाधि के बाद उसको खाना पीना मन नहीं करता कुछ, क्योंकि वो ऑलरेडी सुख में है। तो उसको अब क्या टेस्ट, क्या इंद्रिय तृप्ति, क्या सेक्स और क्या ये सब, क्या होगा? कुछ नहीं होगा। लेकिन लेट्स नॉट गो इनटू द मेडिटेशन और प्राण राइट नाउ। द प्रॉब्लम विद यू इज दैट यू आर taking all the decisions based on the information that is fed inside you. That information is called conditioning. You are thinking it's my desire, it's not your desire. You have to be free, absolutely free. And free होने के लिए आपसे बहुत लोगों से लड़ाई करनी पड़ेगी। सबसे पहले तो खुद से करनी पड़ेगी, फिर आपके घर वालों से करनी पड़ेगी। और करनी कुछ नहीं, एक्चुअली साइकोलॉजिकल लड़ाई है। घर वाले तो आपको मानेंगे नहीं, पत्नी आपकी मानेगी नहीं, मान लो। क्योंकि इसके कॉन्सिक्वेंसेस है भाई। फ्री होने के, सोसाइटी की चीजें ना मानने से कॉन्सिक्वेंसेस है। कॉन्सिक्वेंसेस क्या है? तुम्हारा घर वाला बाप गाली देगा तो भाई सोसाइटी, लोग तुम्हें नीच देखेंगे। या थोड़ा बहुत अगर तुम कर जाओ, लेट्स से अगर तुम बैंक की नौकरी कर भी रहे हो, तो वहां पे भी तुम कंटेंट, ये तो मैं उसकी बात कर रहा हूं जो कुछ नहीं किया है, जो कि आइडली नहीं होना चाहिए, कुछ तो करना चाहिए।
क्योंकि वो नीड बेस्ड है, वांट बेस्ड नहीं है। लेकिन बहुत मोस्टली लोग कर चुके हैं, लोग अभी भी परेशान कर रहे हैं अपने आप को। किराए के मकान पे रहते हैं, सरकारी नौकरी है, ज़बरदस्ती ले लिया, एक पाल लिया, कुछ नया मकान ले लिया। क्यों ले लिया भाई? और सिर्फ मैं यहाँ पे खरीदने और ये न खरीदना हो, ये मत खरीदो, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, ये मत समझना। ये बहुत जगह अप्लाइड है। आप एक पति हो तो क्या आप सच में पति हो? क्योंकि अगर आप अपने को पति मानते हो तो पति से जुड़े हुए कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो आपको पूरी करनी पड़ेगी हमेशा। वो नहीं पूरी करोगे तो लोग आपसे बोलेंगे, लांछन लगाएंगे आपके ऊपर। तो यूजुअली क्या है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी हो रही तब तो टेंशन है ही नहीं। टेंशन ये है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं कर पाता आदमी कभी कभी, वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है, वहाँ पे लोग आपको गाली देते। तो आप हमेशा अकेले हो। जो आपको लोग, आपकी पत्नी आपको दे रही है, आपसे चाहती वो देते रहो, माँ बाप से आते, लोग खुश रहते हैं आपसे। ये चक्कर है, समस्या ये है आप लोग की। मोक्ष के बाद क्या होता है? कोई कुछ भी बोलता रहे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, करते रहो जो करना। जो तुमको बोलना है बोलते रहो, जो तुमको करवाना करवाते रहो। मैं नहीं करूँगा, मुझे लगेगा तो मैं करूँगा। मैं उसको डिज़ायर नहीं बनाऊँगा अपना, मैं उसको इंटरेस्ट नहीं बनाऊँगा उसका, मैं उसकी मान्यता मानूंगा नहीं। ये है मोक्ष। क्योंकि द माइंड मस्ट बी एब्सोल्युटली एम्प्टी टू बी फ्री। एम्प्टी का मतलब मेमोरी इरेज नहीं है, मेमोरी को निगेट कर देना। निगेट 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 निगेट, नेति नेति नेति, नहीं है नहीं है नहीं है। निगेट करो, उसको इंपॉर्टेंस मत दो, थॉट्स को इंपॉर्टेंस मत दो, बिलीव्स को इंपॉर्टेंस मत दो, डिजायर्स को इंपॉर्टेंस मत दो। जितनी इंपॉर्टेंस है उतनी इंपॉर्टेंस दो। इसका मतलब क्या है? हर चीज़ को हमने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम स्कोर, बहुत ज़्यादा बड़ा कर रखा है। इंपॉर्टेंस स्कोर होता है उसका। किसी भी चीज़ को आपको 10 में से 1 नंबर से ज़्यादा नहीं देना है, जो इंपॉर्टेंस है उसकी। जिस दिन ये समझ जाओगे उस दिन सब कुछ समझ जाओगे। तुम्हारे अंदर से कुछ भी इंफॉर्मेशन फीड करा है, स्टिमुलस रिस्पॉन्स, स्टिमुलस रिस्पॉन्स, स्टिमुलस रिस्पॉन्स। ये स्टिमुलस डालो तो ये रिस्पॉन्स आएगा, वो स्टिमुलस डालो तो वो रिस्पॉन्स आएगा। मुसलमान घटिया हैं, ये रिस्पॉन्स आएगा। हिंदू घटिया है, ये रिस्पॉन्स आएगा। उनको पता है क्या करना है। बेवकूफ़ों की तरह माइंड इनका इन्फ्लुएंस हो जाता है हर चीज़ में। हर चीज़ में इनका माइंड इन्फ्लुएंस हो जा रहा है। कुछ भी साला आता है इंटरनेट पे, उससे माइंड इन्फ्लुएंस हो जाए, उसको सच मानने लगते हैं। इथेनॉल 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 इथेनॉल, अरे भाई चलने दो उसको। क्यों तुमको, तुम्हारा माइंड उसी पे ऑक्यूपाइड रहेगा क्या? चलने दो, क्या दिक्कत है? जब उसमें या तो तुम कुछ करो, फालतू परेशान कर रहे हो अपने आप को। आवाज नहीं उठाएंगे क्या? आवाज तुम्हारी उठ गई, क्या कर लिया तुमने? इतनी आवाजें उठाई। आवाज नहीं उठाया जाता, धड़ने में नीचे चलो। आवाज वो उठाना, आवाज को, आवाज इंटरनेट पे आवाज उठाना नहीं, आवाज करते हैं। परेशान हो रहे हो बैठ के, दुनिया की लिंक शेयर कर रहे हो उधर उधर पॉलिटिक्स की। लोग ऐसे हैं, सुबह आप देखोगे 50 लिंक आ गई आपके व्हाट्सएप पे। फलाना ये ट्रंप ने ये कर दिया, मोदी ने ये कर दिया, और यहाँ ये बम फट गया, यहाँ पे ये हो गया, वहाँ पे हो गया। आप अपने बारे में क्या जानते हो? कुछ नहीं, ज़ीरो। हेल्थ के बारे में क्या जानते हो? ज़ीरो। पेट बड़ा आ रहा है, उसको कैसे कम करें? फैटी लीवर क्या होता है? ज़ीरो। रिलेशनशिप की धज्जियाँ उड़ी पड़ी है, तुम्हारी वाइफ तलाक दे, ज़ीरो। कोई नॉलेज नहीं। तो ये जब यही इतनी नॉलेज नहीं, क्या आप ये कैसे देखेंगे कि कंडीशनिंग कैसे एक्ट कर रही है इनके अंदर? सब साले कंडीशनड हैं। सबको लगता है मैं डिसीजन ले रहा हूँ, सबको लगता है मैं एक्ट कर रहा हूँ। कुछ नहीं एक्ट कर रहे हो आप हिप्नोटाइज हो गए हो, आप कैद हो गए हो एक रोबोट की दुनिया में। एक रोबोट आपसे कुछ करवा रहा है। वो रोबोट क्या है? सोसाइटी का रोबोट, कंडीशनिंग। घोंचों की तरह डिसीजन लेते चले जा रहे हो, एक्शन लेते, कुछ भी एक डिसीजन तुम्हारा नहीं है। एक सब ऑटोमेटिक है, एक भी चीज़ मैनुअल नहीं है। राजा को पता, राजा सो रहा है। राज्य में कुछ भी हो रहा, कोई कुछ भी बना के चला जा रहा, किसी को बलात्कार हुआ जा रहा,
सुबह राजा उठता कहता हाँ हाँ हमने किया है, हमारा इंटरेस्ट है। कुछ भी हो जाए, कुछ भी फीड हो जाता है, कुछ भी मान लेते हो, कुछ भी डिजायर बन जाता है उससे रिलेटेड, और कहते हो ये मेरा डिजायर है। फिर कुछ भी, मुझे सिंगर बनना, नहीं बना तो क्या होगा, मर जाऊंगा। ऐसे यूनिवर्स में रहो जहां पे रैप होती है, सिर्फ सिंगिंग होती नहीं, तो तुम क्या बनते, रैपर बनते, सिंगर बनते। मेरा डिजायर, मुझे मजा आता है गाना गाने में, मुझे सिंगर बनना, नहीं बना तो क्या, मर जाएंगे। मरो फिर, मर क्यों नहीं रहो। फिर हमारे अंदर फ्रस्ट्रेशन आ जाती है बहुत ज़्यादा कि हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं, कुछ परेशान हो गए। फिर हम दूसरों को फ्रस्ट्रेट करते हैं, जो ऊपर जा रहा है उसकी टांगे नीचे खींचते हैं, साला ये भी ना बन पाए। यही तो हम करते हैं, और क्या करते हैं। ये साला जो जो नहीं बन पाया है, पहली बात तो ये इससे मुक्ति ही नहीं पा पाएगा कभी ज़िंदगी में। ये व्यक्ति जो नहीं बन पाया कभी ज़िंदगी में कुछ, ये ऊपर टांगे खींच रहा, पहले ये बनेगा तो इसको समझ में आएगा या नहीं आएगा वो भी गारंटी नहीं है। इनको लगता है इनका डिसीजन है, बना लिया, कुछ सोच लिया, उसका एक विचार पहले सोचा, जो इच्छा होता है, इसको इच्छा कहते हैं। इच्छा प्रॉब्लम नहीं है, इच्छा का अभ्यास किया जाए तो वो वासना बन जाता है। लेकिन वो इच्छा आ कहाँ से रही, कृष्णमूर्ति ये कहते हैं, ये बहुत बड़ी चीज़ है। हम सोचते हैं हम इच्छा बनाते हैं, इच्छा सोसाइटी बनवाती है हमसे, हम बनाती है, हमारे अंदर डालती है, क्रिएट करती है, और फिर हम उसको इतना प्रैक्टिस कर लेते, इतना प्रैक्टिस कर लेते, लगता है हमारी ही इच्छा ही, हमारी ही डिज़ायर है ये। और अगर ये नहीं हुआ तो अब दुख, ये हो गया तो सुख। तो उस इच्छा से रिलेटेड सुख दुख होता है। उसके बाद जब ये सारे डिज़ायर और ये सारी चीज़ें आप ख़त्म कर देते हो, अब माइंड एम्प्टी हो जाता है। लेकिन वो स्टेज आप समझ नहीं पाओगे उसको जब तक आप पहुंचोगे नहीं ना। एब्सोल्युटली नथिंग इन द माइंड, नथिंग इन द, जब कुछ है ही नहीं, किसी चीज़ को इंपॉर्टेंस, किसी की महत्वता ही नहीं दे रहे हो आप किसी चीज़ की। समस्या ये नहीं कि कोई चीज़ रहे आपके माइंड में ना रहे, डिलीट हो जाए, वो नहीं है टेंशन। टेंशन ये है रहे पर उसकी महत्वता ना रहे, बात ये है। तो अब क्या होता है, जब आप महत्वता नहीं देते हो तो वो निगेट हो गई, अब वो एक्टिव नहीं होगी, मेमोरी में पड़ी रहेगी, उससे थॉट नहीं बनेगा, थॉट बनेगा नहीं, चिंतन होगा नहीं, चिंतन होगा नहीं, चिंता बनेगी नहीं। चिंता मतलब क्या, ओवर थिंकिंग। चिंतन मतलब क्या, एक डायरेक्शनल थिंकिंग, किसी गोल के लिए, किसी चीज़ के लिए अध्ययन, चिंतन। ओवर थिंकिंग क्या, चिंता कि ये नहीं हो रहा है, पता नहीं कैसे होगा, क्या होगा, कैसे नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें ख़त्म हो गई, माइंड एम्प्टी हो गया। अब आप हो और ये यूनिवर्स है, बस बीच में कुछ बकचोदी नहीं है, प्योर है। लाइफ से आप डायरेक्ट इंटरेक्ट कर रहे हो। अब लाइफ जो चाहती है, लाइफ के जो गोल्स है, लाइफ के जो लक्ष्य है, लाइफ के जो नियम कानून है, आप उससे अलाइंड हो, बीच में बकचोदी नहीं ला रहे हो कुछ। नहीं तो बीच में आप कुछ बकचोदी ले आओगे, मुझे सिंगर बनना है, मुझे आईएएस बनना है, और यही लाइफ है, आप कहोगे यही लाइफ है, तो लाइफ आपसे इंटरेक्ट करना बंद कर देते, कहते इससे हटा, फट फट हटा इसको, ये अब क्या हुआ, सब हट गया। ये आपने देखा इसकी कितनी इंपॉर्टेंस है, इसको निगेट किया, निगेट निगेट निगेट, कंटेंट ऑफ कॉन्शियसनेस एम्प्टी हो गया। यानी क्या, कॉन्शियसनेस जो है उसमें उससे थॉट नहीं बन रहे हैं, उस पर थॉट नहीं बन रहे हैं, विचार नहीं बन रहे हैं, विचार शून्य हो गए। विचार आते जाते रहेंगे, जैसे कोई टेम्पो निकल गया है, हरा क्यों है, या चिड़िया निकल गई बड़ी सुंदर है, वो सब थोड़ा बहुत है, खराब है, जो भी है, वो भी उसका भी एक नियम है, बट उसमें नहीं जाऊँगा, उसको कैसे निगेट करते हैं। बट चलो ठीक है, डिज़ायर पूरी तरीके से निगेट हो गए, बिलीफ सारे निगेट हो गए, इमोशंस बनेंगे नहीं, थॉट आएंगे नहीं, तो इमोशंस नहीं आएंगे तो टेंशन नहीं होगी, क्रोध नहीं आएगा, माइंड एम्प्टी हो गया। माइंड एम्प्टी हो गया, लाइफ से डायरेक्ट इंटरेक्शन होगा आपका। अब आप हो और लाइफ है, क्या बात है, कुछ है ही नहीं। यूनिवर्स, बाहर बालकनी में खड़े हो, कोई टेंशन नहीं। तो लोग नदियों पे जाते हैं, पहाड़ों पे जाते हैं, उनके दिमाग में चलता रहता है कुछ ना कुछ। एक नदी के पास बैठे हुए हैं और बस देख रहे हैं, एक जीव को देख रहे हैं, एक रिवर को देख रहे हैं। घर पे बैठे हुए हैं,
खाली बैठे हुए हैं, कुछ आ नहीं रहा है क्योंकि इंपॉर्टेंट नहीं है कुछ। उसकी इंपॉर्टेंस आपको पता चल गई कि ये सब फुद्दू चीज़ें हैं, उसकी फुद्दूनेस समझ में आई। अब कई इंट्रिंसिक डिज़ायर भी होते हैं, मुझे सेक्स करना है ना, जो नेचुरल डिज़ायर्स है, तो उसके लिए आपका हथेली है, अच्छी सी पॉन लगाओ, हिलाओ, ख़त्म करो, तो मुक्त तो हो गए उससे। कितने दिन, 4-5 दिन के लिए मुक्त हो गए, हो गया मुक्त, 4-5 दिन में एक और कर लो, ख़त्म, मुक्ति। भाई कोई परेशान कर रहा है क्या सेक्स आपको? अब आपको लड़की भी चाहिए तो आप चले गए, लड़की के साथ सेक्स कर लिया कहीं पे, मतलब ऑब्वियसली प्रोस्टिट्यूशन नहीं किया, ये चलो वो भी कर लिया देख दाख के, कुछ ख़त्म, वो भी निकाल दिया डिज़ायर आपने नंबर से। भाई एक बात बताओ, काफ़ी डीप है, ये समझ नहीं पाओगे। माइंड जब तक स्टिमुलेट नहीं होता है तब तक आपको सेक्स में मज़ा नहीं आता, और लड़की की बॉडी माइंड को स्टिमुलेट करती है। लेकिन लड़की की बॉडी जो है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है माइंड के स्टिमुलेशन के लिए। ये जिस दिन आपको समझ में आ जाएगा, आपको समझ में आएगा चीज़ें। अल्टीमेटली इट्स योर थॉट्स दैट इज गेटिंग स्टिमुलेटेड, बिकॉज द सेम बॉडी इज देयर एंड स्टिमुलेशन इज स्टॉप्ड आफ्टर सम टाइम। वही शरीर है पर आकर्षण नहीं है, वही पॉर्न है पर आकर्षण नहीं है। ये आपको समझ अभी नहीं आएगा, ये बहुत गहरी चीज़ है। अगर कोई समझ जाए ना कि ये एक्चुअली माइंड में जो स्टिमुलेट सेक्सुअल अट्रैक्शन है वो बॉडी से नहीं आ रहा है, वो माइंड से आ रहा है, और आप उसको चाहो तो डायल डाउन कर सकते हो, डायल अप कर सकते हो। अगर आप उसको अच्छे से एक बार देख लो, इफ़ यू ऑब्जर्व द सेक्स और masturbation, you'll understand this one thing, that it's not that the external stimulus is responsible for the body, the mind itself is responsible. But you will not understand this. It's very important to see it yourself. So now what? अब आपको कोई भी व्यक्ति, कोई भी मान्यता, कोई भी धर्म, किसी भी प्रकार का कोई रिश्ता, चाहे बाप हो, बेटी हो, पत्नी हो, डोमिनेट नहीं कर सकता। कोई भी कुछ भी ऐसा नहीं डाल सकता है जो आपके अंदर इंपॉर्टेंस क्रिएट कर जाए। कोई भी कुछ भी आपको हैंडल, कंट्रोल नहीं कर सकता। सब कुछ मैनुअल मोड पे है। हाँ, डिज़ायर आएंगे अंदर, क्योंकि प्रेशर कहीं ना कहीं से क्रिएट होगा, बाहर से सोसाइटी क्रिएट करेगी फिर भी, लेकिन आपके ऊपर डिसीजन है कि आप उसको बड़ा करते हो अपने माइंड में कि नहीं करते हो। अभी क्या है, जो आता बड़ा हो जाता है अपने आप ही। राजा सो रहा है, बांध बन रहा है। राजा सो रहा, बांध बन गया, शहर बन गए, बलात्कार हो गए, राजा सो रहा है। सुबह कहता हाँ हमने किया, हम ही ने किया। घोंचू लोग। अब क्या है, अब अभी भी चीज़ें होंगी, क्योंकि भाई इंटरेक्शन है, सोसाइटी से आपका कंटिन्यूस इंटरेक्शन होता रहता है। अब आपको इसमें मज़ा आएगा, क्योंकि अब आपने देख लिया है कि ये लोग जितना इम्पोर्टेंट मानते हैं वो उतना इम्पोर्टेंट है नहीं, क्योंकि बड़ी रियलिटी आपने देख ली है। बड़ी रियलिटी ये है कि आप पूरा का पूरा जगत हो। आप ही को समझ में आ गया कि आप भगवान हो। कमाल की चीज़ हिंदुइज़्म में ये हुई है कि हम लोग काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल हैं, हिंदूज़, इस चीज़ को समझने में कि हर जगह भगवान है, सब में भगवान है। जो बाकी के रिलीजन्स हैं, स्पेशली ये इस्लाम एंड क्रिश्चियनिटी, इसमें गॉड को अपने से सेपरेट देखा गया है। तो चक्कर क्या है कि और बहुत ही कट्टरता से देखा गया कि गॉड सेपरेट है और गॉड बड़ा है हमसे। तो चक्कर क्या है कि यहाँ पे चाह कर भी इस बिलीफ से, जब तक इस बिलीफ को ऑब्जर्व ना किया जाए कि इसकी रियलिटी क्या है, नहीं देखा जा सकता है। क्योंकि ग्रेविटी हर जगह है। वो ईरान में भी है, वो भारत में भी है, वो अफ़गानिस्तान में भी है,
वो पाकिस्तान में भी है, वो यूएस में भी है, लेकिन भगवान सब जगह अलग अलग है। तो सच कैसे हो सकता है? कुछ तो सच होगा। मतलब आप कह रहे हो ये सच है, वो कह रहे हैं ये सच है। ग्रेविटी में कोई बहस नहीं है किसी की। ग्रेविटी गेंद कहीं भी फेंको नीचे जाएगी। ग्रेविटी में किसी की बहस नहीं है। तो ये ग्रेविटी की तरह जब सत्य दिख जाएगा कि इसका सत्य है क्या, तो आपको समझ में आएगा कि आप जगत हो, आप ब्रह्मांड हो, और हम सब एक ऑर्गेनिज्म है, सिंगल ऑर्गेनिज्म, और हम सब एक एनवायरनमेंट में हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं। एनवायरनमेंट भी हम है, ऑर्गेनिज्म भी हम है, प्लैनेट भी हम है, मैं हूँ। जब ये रियलिटी पूरी दिख जाएगी आपको, और इसका सिंपल सा उदाहरण है, आप चीज़ों को जूम इन करते जाओ। जूम आउट करोगे मुसलमान दिखेगा, जूम इन करोगे इंसान दिखेगा, और जूम इन करोगे और आरबीसी दिखेगा, रेड ब्लड सेल्स, वो सब में कॉमन है। जूम आउट करोगे आदमी दिखेगा, सब में कॉमन है। जूम और आउट करोगे मुसलमान दिखेगा, हिंदू दिखेगा, वो सब में कॉमन नहीं है। उसकी शक्लें दिखेंगी, वो सब में कॉमन नहीं है। उसके फिंगरप्रिंट्स दिखेंगे, वो सब में कॉमन नहीं है। जूम इन करोगे आरबीसी दिखेगा, वो सब में कॉमन है। तो जैसे आप जूम इन करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे, एटम्स आएंगे, मॉलिक्यूल्स आएंगे, उसके बाद क्वार्क्स आएंगे, सब एटॉमिक पार्टिकल्स आएगा, फिर आएगा एक बिंदु। उस बिंदु को सनातन में या उपनिषदों में ब्रह्म क्या कहा गया है। इसको इस्लाम में सौते सरमदी कहा गया है, अनहद नाद को। हिंदुइज्म में इसको शब्द कहा गया है, नाद कहा गया है। सिखिज्म में इसको शब्द कहा गया है। क्रिश्चियनिटी में इसको वर्ड कहा गया, वर्ड। इन द बिगिनिंग देयर वाज अ वर्ड। इस सौते सरमदी को आप अंदर सुन सकते हो। आप टाइप करो सौते सरमदी, उसमें भी वही कंसर्न आएंगे, टिनाइटस की बीमारी तो नहीं है, व्हाटएवर जो भी। सरमद नाम का एक आदमी था, उसको औरंगज़ेब ने जामा मस्जिद के पास सर तन से जुदा कर दिया। सिर्फ वो नंगा होके पूरे भारतवर्ष में, पर्शिया से आया था, घूमता था, वो कहता था कि ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं बोलता था। अब ला इलाहा मतलब होता है देयर इज नो गॉड। इल्लल्लाह मतलब एक्सेप्ट अल्लाह, वो बोलता था ला इलाहा। और सरमद, उसने वो वहीं से उस अनहद नाद जो है, जिसको हिंदुइज्म में कहा गया है नाद योग, और ओंकार की आवाज़, शब्द सिखिज्म में कहा गया। तो इसीलिए उसने अपने एंड में नाम में सरमद लगाया था। सरमद क्या नाम था उसका पूरा? आई एम नॉट रिमेम्बरिंग, लेट मी जस्ट सी। सरमद कशानी। ऐसा बोलते जब सर कटा, जामा मस्जिद की सीढ़ियों पे गिरता गया, बोलता गया ला इलाहा अल्लाह इलाहा अल्लाह इलाहा। और चक्कर क्या है कि इसमें कोई मुसलमान और कोई हिंदू और कोई धर्म अलाउड नहीं, रिस्पॉन्सिबल नहीं है इन सब चीज़ों के लिए। यूनिवर्स खुद रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि जहाँ पे लाइफ है वहाँ डिवीज़न है, जहाँ पे डुअलिटी है वहाँ डिवीज़न होगा ही होगा। एक ऑर्गेनिज्म है, एक एनवायरनमेंट है, और एनवायरनमेंट और ऑर्गेनिज्म के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है। उस कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म करने के लिए ऑर्गेनिज्म म्यूटेट करता है, लेकिन एनवायरनमेंट भी म्यूटेट कर जाता है। और ये लड़ाई सदियों से चलती चली आ रही है। ऑर्गेनिज्म कभी भी ये नहीं समझ सकता था
कि वो ही इन्वायरमेंट है और वो ही प्लैनेट है। लेकिन कुछ 1.5 लाख साल पहले ऐसे म्यूटेशंस हुए जहाँ पे ऑर्गेनिज्म के अंदर इतनी बुद्धि विकसित हुई कि वो समझने लगा और उसकी सोच वहाँ से आरंभ हुई, उसकी सोच जो है उसकी वृद्धि हुई, उसकी बुद्धि की वृद्धि हुई, और आज ऑर्गेनिज्म इस स्टेज पे पहुँच गया जहाँ पे उसने ये समझ लिया कि पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म की जो श्रेणियाँ हैं वो भी मैं हूँ, धरती जल अग्नि वायु आकाश जो जिससे सब कुछ बना हुआ वो भी मैं हूँ, पृथ्वी भी मैं हूँ, आकाश गंगाएं भी मैं हूँ, और मैं ही काल हूँ यानी स्पेस एंड टाइम भी मैं हूँ। चलित ऊर्जा जो है जिसको डार्क एनर्जी बोलते हैं वो मैं हूँ। उसके अंदर जो नियम कानून है जिसमें बहुत सारे नियम कानून मैंने डिस्कवर किए हैं वो मैं हूँ। और उसके बाद जब पता चला कि मैं ही वो बिंदु हूँ, वो ब्रह्म है जहाँ से निकला, तो समझ में आया कि ये एक्चुअल मैं हूँ। इससे जो प्रकृति उपलब्ध हो रही है निकल रही है, जिसमें डुअलिस्टिक नेचर निकल रहा है, वो मैं नहीं हूँ। तो शुरू में सब कुछ मैं हूँ, फिर आखिरी में सिर्फ ये मैं हूँ। तो प्रकृति भी मैं हूँ, पुरुष भी मैं हूँ, इसको ये यांग बोला गया। अब ये जब समझ में आ जाता है आपको, तब आपको सोसाइटी की मान्यताएं, सोसाइटी के बिलीव्स और सोसाइटी के डिज़ायर्स बहुत ही क्षिप्त लगते हैं, बहुत ही बिंदु के समान, रेत के कण के समान छोटे लगने लगते हैं। अब ये जब आपको समझ में आएगा तब आप सोफे पे अपने बैठ के असली स्वतंत्रता का रस चखोगे। नहीं तो 1947 में आज़ाद तो हो गए हो, लेकिन जेल में कैद हो।